नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टोह सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 37 है मित्रों, 37 है। एक सीरीज में कुल 30 प्रश्न हैं। मैं 15-15 क्वेश्चन करके ही करा रहा हूँ। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 37 है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, जिला साख योजना बनाई जाती है। तो जिला साख योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? 4 ऑप्शन हैं आप लोग के सामने। तो देखिए, जिला साख योजना जो है, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। लीड बैंकों के अंतर्गत बनाया जाता है जिला साख योजना, लीड बैंकों के अंतर्गत बनाया जाता है। आरबीआई ने क्या किया है? दिसंबर 1969 में लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ किया था। दिसंबर 1969 में लीड बैंकिंग योजना आरबीआई ने प्रारंभ किया था और इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। तो जिस जिला साख योजना जो बनाई जाती है वह लीड बैंकों के अंतर्गत ही बनाया जाता है। प्रश्न 2 देखिएगा, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? किस समाजशास्त्री ने? तो ऑस्कर लुईस ने। ऑस्कर लुईस के द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 3 बताइएगा, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? तो 3 का डी ऑप्शन सही है, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध विकल्प डी जो है वह आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑस्कर लुईस के बारे में बता रहा था। तो ऑस्कर लुईस जो हैं यह आपके अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने निर्धनता की संस्कृति की व्याख्या की थी और इस अवधारणा के अनुसार आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही निर्धन बने रहते हैं और उनकी अपनी संस्कृति उन्हें निर्धनता के ऊपर उठने हेतु प्रोत्साहित नहीं करती है। तो यह विचार था ऑस्कर लुईस का, यह अमेरिकी समाजशास्त्री थे। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी असक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? तो क्रियात्मक शोध विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? तो 4 का बी एनसीईआरटी ने किया था, एनसीईआरटी ने। प्रश्न विकल्प जो बी है वह आपका सही है। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीईआरटी ने किया था का निर्माण नेशनल काउंसिल फॉर, देखिए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और उसने ही राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किया था। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, एबीयू रोबोकॉन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है। देखिए, एबीयू रोबोकॉन 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में नई दिल्ली में होगा। एबीयू रोबोकॉन एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है और एबीयू रोबोकॉन 2022 का आयोजन एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के द्वारा किया जाता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। विकल्प सी 5 का जो सी है वह आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, उत्तर प्रदेश से किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई? स्किल इंडिया, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है? तो 6 का ए जो है आपका सही है, वाराणसी में। वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? वाराणसी में की गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र की स्थापना हेतु एनएसडीसी इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया था। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 7 का विकल्प सी वाल्टर जी रोसेन ने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। 7 का विकल्प सी। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ डॉसमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफिकल्ट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता का अंग्रेजी शब्द किसने? देखिए, बस इतना जानना है, बहुत लंबा हो जा रहा है। बस ये जानना है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसेन ने बस इस शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। बस
प्रश्न 8 देखिएगा, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो प्रश्न 8 का बी आपका सही है। 8 का बी क्या है? 1 और 2 दोनों, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों ही प्रदूषित करते हैं वर्षा जल एवं हिम जल को, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित करिए। आइए सम्मिलित करते हैं। प्रश्न 9 देखिएगा, इसको सम्मिलित करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है। तो इसमें प्रश्न 9 का जो है विकल्प सी जो है आपका सही है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, सी इसमें विकल्प जो है सही है। सी विकल्प सी जो है आपका सही है। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, नोकरेक जो है आपका केंद्रीय रिजर्व है और यह जो कहाँ है? मेघालय में है। मानस जो है आपका असम में है। दिहांग और दिवांग जो है आपका यह अरुणाचल प्रदेश में है। और अगस्त मलाई जो है आपका वह आपका केरल में है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 11 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो मनाया जाता है 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। वन्य प्राणी बाघ को स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी टाइगर दिवस मनाए जाने का जो निर्णय लिया गया था 2010 में, यह निर्णय लिया गया था कि 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाएगा। तो इस सन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न 12 देखिएगा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? ये आपको बताना है। तो इसमें राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बना था। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। और राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उनकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजयश्री प्राप्त जब महमूद खिलजी पर राणा कुंभा ने जीत हासिल की तो कीर्ति स्तंभ बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न 13 देखिएगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना ही पहले रॉलेट एक्ट बना था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। तो और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। रॉलेट एक्ट जो बना था मार्च 1919 में लागू किया गया था। मार्च 1919 में इसे लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। और जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 14 देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। प्रथम सत्याग्रही जो चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। दूसरे सत्याग्रही जो थे वह विनोबा भावे थे। और तीसरे सत्याग्रही जो परीक्षाओं में कुछ में आ जाता है और लोग जान नहीं पाते हैं, तो ब्रह्मदत्त नाम के व्यक्ति थे, या तीसरे सत्याग्रही थे। तो यहाँ पर पहले की बात की जा रही है तो जवाहरलाल नेहरू थे। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 15 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।